नाजरीन, मुकेश अंबानी की इनकम का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीबन 2 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में होंगे। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, क्रिकेटर्स और मूवी स्टार्स ने शिरकत करके शादी को 4 चांद लगा दिए। ये तो सब जानते हैं कि ये तमाम स्टार्स फ्रीज में नहीं आते, बल्कि बड़े पैसे लेकर आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीवर की ही बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनट की परफॉर्मेंस के लिए इंडियन करेंसी के 80 करोड़ या पाकिस्तानी करेंसी के 280 करोड़ रुपए लिए हैं। अब यहाँ पर हर एक के जहन में यही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन उन्होंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया? 10,370 अरब रुपए कहाँ से आए? इनकी कमाई का असल जरिया क्या है जो इनको पूरे एशिया का अमीर तरीन इंसान बनाता है? और सबसे बढ़कर, जब एक भाई सोने के पानी से नहा रहा है तो वहीं दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है? चलिए शुरू करते हैं मुकेश अंबानी की सक्सेस स्टोरी की कुछ झलकियां। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा चैनल info@urhan सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चाहते हुए भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजर सकता जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई प्रॉफिट ना दें। टेलीकॉम सेक्टर हो या पेट्रोलियम, क्रिकेट या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज हर जगह फैली हुई हैं और आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी न किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहता है। लेकिन इस सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि इनके भाई धीरू भाई अंबानी ने की थी। 1950 में धीरू भाई अंबानी गुजरात से एक अच्छी जॉब के लिए यमन चले गए। उन्होंने 8 सालों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में क्लर्क की नौकरी की और इस कारोबार करीब से समझने की कोशिश की। 8 सालों के बाद 1958 में वो वापस इंडिया आए और इस बार इनके पास एक बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसे रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के नाम दिया। शुरू में ये आरसीसी कंपनी सिर्फ स्पाइसेस यानी मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीदकर इनको मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से वाबस्ता रहने की वजह से धीरू भाई को इस बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस था, इसीलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ियां इनके लिए आसान बनती गईं। लेकिन धीरू भाई कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, अब क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम रखा जाए। 1966 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। इस वक्त कॉटन पर इंडियन सरकार की तरफ से काफी सख्ती थी, जिसकी वजह से पूरी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहरान रचा हुआ था। इसी दौरान धीरू भाई अंबानी ने कॉटन की बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे न सिर्फ वो सरकार की पॉलिसी से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से मार्केट में ज्यादा फेमस भी हो रहे थे। धीरे धीरे रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करने लगी। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी थी कि 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइटल स्पॉन्सर भी रिलायंस के पास ही था। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये था, चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्री से खरीदने पड़ते थे, इसलिए उन्होंने अपने पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा कर लिया। इस तरह रिलायंस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी इन्होंने कदम जमा लिए। 1986 में जब धीरू भाई अंबानी बीमार हुए तो इनके दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी बिजनेस में इनकी हेल्प करने लगे। और जब तक धीरू भाई अंबानी जिंदा रहे दोनों बेटे इनके नीचे मिलकर काम करते थे। मगर 2002 में जब धीरू भाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरू भाई अंबानी ने अपनी जायदाद की तकसीम यानी उसकी डिवीजन के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो अब इनके जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का कंट्रोल कौन संभालेगा? इसी सिलसिले में रिलायंस के बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग कॉल की गई और इसमें फैसला हुआ कि ज्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यहीं से दोनों भाइयों के दरमियान दरार पड़ गई। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन इनके मां से ये सब ना देखा गया। उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड करें और अपना अपना काम करें। और इस तरह 2005 में रिलायंस इंडस्ट्री को 2 पाइयों में डिवाइड कर दिया गया। रिलायंस आई गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आई और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी को मिले। इस तरह ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात फिर भी चलते रहे और कई बार ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचे। मुकेश अंबानी ने अपने
हिस्से के बिजनेस को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया और उनके हिस्से में जो जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी आई थी, उन्होंने इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाकर इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल कर दी। इससे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री में एक और नई रिफाइनरी को भी शामिल करके रिलायंस पेट्रोलियम का प्रॉफिट मजीद बढ़ा दिया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रखा, जिसके चलते चलते भारत में एक इनकलाब बर्पा हुआ और पूरी इंडिया में स्मार्ट बाजार के नाम से डिस्काउंटिंग स्टोर्स और सुपरमार्ट्स खोले गए, जहां कंज्यूमर्स को तमाम आइटम डिस्काउंटिंग रेट्स और पर ही एक जगह मिलकर जाया करती थी। 2008 में जब क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी कूद पड़े। आईपीएल की सबसे बड़ी महंगी टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया और ये टीम अगले कई सालों तक आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। यहां तक कि जब कोरोना के दिनों में खाली स्टेडियम में मैचेस करवाए गए तब भी मुंबई इंडियंस ने प्रॉफिट जनरेट किया। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये कदम इतना भारी था जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे कॉम्पिटिटर्स को कुचलने वाला था। जियो के नाम से उन्होंने एक मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया जिसमें कॉल्स, डाटा और मैसेजेस को पब्लिक के लिए फ्री कर दिया गया। लोगों ने दूसरे नेटवर्क को छोड़कर दरादर जियो के सिम्स खरीदना शुरू कर दी क्योंकि यहाँ सब कुछ फ्री मिल रहा था। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन तक पहुंच गए और जियो ने जब 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद मजीद बढ़ गई और ये नेटवर्क 6G टेक्नोलॉजी पर भी दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि दूसरी टेलीकॉम कंपनीज ने जियो पर केस कर दिया। इनका कहना था कि जियो अपने कंज्यूमर को सब कुछ फ्री दे रहा है जिससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जियो ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज को किस हद तक हिट किया। जियो ने बाद में फ्री सर्विसेज खत्म करके बहुत ही कम चार्जेस पर कॉल्स और डाटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जिससे दूसरी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े और आज इसी वजह से इंडिया में इंटरनेट बंडल्स दुनिया के सस्ते तरीन रेट्स पर मिलते हैं। 2024 में मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बनाने का भी ऐलान कर दिया। इसके लिए उन्होंने अमेरिकन इंटरनेट जॉइंट डिज्नी के साथ $8.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। इस तरह पूरे भारत में हर सेक्टर पर किसी न किसी तरह मुकेश अंबानी जरूर असरअंदाज होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्क $122 मिलियन से भी ज्यादा है जो 34,160 अरब पाकिस्तानी जबकि 10,370 अरब इंडियन रुपीज के बराबर है। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनर्स का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स कहलाए जाएंगे। अब जाहिर है जब पैसे की रेल पे इतनी ज्यादा हो तो खर्चे भी फिर इस हिसाब से होते हैं। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर जिसे इंटीलिया कहा जाता है बहुत ही फेमस है। ये एक 27 फ्लोर की बिल्डिंग है जो 37,000 स्क्वायर मीटर्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर मंदिर, सैलून्स, स्पा, थिएटर, जिम्स और हेलीपैड वगैरह सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ ये दुनिया की लग्जरी 3 गाड़ियों का एक शोरूम भी है। हाल ही में अनंत अंबानी की होने वाली शादी तो आपको याद ही है। एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी को 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये सिर्फ एक अंदाजा है। 5,000 करोड़ ये 10,000 करोड़ हकीकत क्या है? जिसके पास 10,370 रुपए की विरासत हो इसमें से 50 या 100 अरब निकालना ऐसी है जैसे जंगल में से 2-4 दरख्त काट देना।